हेलो दोस्तों, केके कंप्यूटर के इस एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और हमारा टॉपिक चल रहा है इंसर्ट टैब के अंदर इल्यूस्ट्रेशन। वो कहाँ मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम जब खोलते हैं तो ये इंसर्ट टैब के अंदर ये वाला जो सेक्शन है ये इल्यूस्ट्रेशंस कहलाता है। तो ये इल्यूस्ट्रेशंस आखिर करता क्या है? इल्यूस्ट्रेशन को हम हिंदी में बोलेंगे चित्रण, यानी कि चित्रों के माध्यम से हमारे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना, है ना। चित्र मतलब फोटो और ड्राइंग्स वगैरह, इनके माध्यम से हम अगर कुछ डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं या हमारे डॉक्यूमेंट में ये सब चीज़ें चाहिए, जैसे कि लेटर हेड और पैम्पलेट बनाते हैं, तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और चित्रों के माध्यम से अच्छे से समझ में आते हैं। तो एक एक करके हम इसके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसका पिक्चर ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमको ये एक विंडो खोल के देता है ना। इस विंडो का मतलब है हम अपनी फोटो को ढूंढ रहे हैं। हमारी फोटो कहाँ है? हमारी फोटो या तो कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर में कनेक्ट हुई कोई पेन ड्राइव हो या फिर हमने कोई फोल्डर बना रखा हो उसके अंदर। अभी हमारे कंप्यूटर में विंडोज के द्वारा दी गई डिफॉल्ट फोटो में से एक फोटो काम में ले लेते हैं, ठीक है। और वो कहाँ मिलेगी हमको? लाइब्रेरी के अंदर। ये देखो साइड में हमारा पूरा कंप्यूटर हमको नजर आ रहा है, यानी कि डेस्कटॉप या उसके आइकन्स भी हमको यहाँ नजर आ जाएंगे, डाउनलोड और ये तरह तरह के ऑप्शंस। और इसमें बाय डिफॉल्ट जो लाइब्रेरी यानी कि कुछ चीजें विंडोज हमको देता है वो हमको यहाँ साइड में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे हमको सैंपल पिक्चर नाम से कुछ फोटो माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखी हैं। हम इसमें से ही उठा लेंगे, क्योंकि अगर आपका विंडोज 7 है, मैं विंडोज 7 यूज कर रहा हूँ, अगर आपका विंडोज 7 है तो यही फोटो होंगी, अगर आपका विंडोज 10 है तो हो सकता है फोटो कुछ अलग हो, ठीक है। तो अभी हम पेंगुइन वाली फोटो को काम में ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं पेंगुइन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे फाइल नेम में लिखा हुआ आ जाएगा पेंगुइन, और ये इंसर्ट ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये फोटो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में ये आइकन इस तरह से खुले हुए नजर ना आ रहे हो तो यहाँ साइड में एक ऑप्शन दिखता है मोर ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करोगे तो इस स्केल को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही आपकी फोटो आपको नजर आएगी। नॉर्मली ऐसा नजर आता है, यानी कि लिस्ट के माध्यम से नजर आ रही होती है, ठीक है। हम इसको बड़ा करके लार्ज आइकन या मीडियम आइकन पे रख सकते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे कि फोटो है कौन सी। लिस्ट आइकन में क्या रहेगा कि आपको फोटो कौन सी है ये दिखाई नहीं देगा, बस उसके नाम पढ़ने में आएंगे सिर्फ, है ना। ये वाला हमने देखा था, इसके अंदर आप केवल नाम पढ़ सकते हो, पर अगर दूसरे कोई ऑप्शन इस्तेमाल करते हो मीडियम आइकन या लार्ज आइकन, तो आप फोटो को बड़ा करके देख सकते हैं कि फोटो है कौन सी। और हमने यहाँ अपनी फोटो एक पसंद कर ली पेंगुइन, और इसको इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही मैंने फोटो को इंसर्ट किया ये बड़ी सारी फोटो अंदर लग गई, ठीक है। पर ये अभी मूव नहीं हो सकती कहीं पे भी। जैसे मूव का आइकन तो आ रहा है, पर मैं इसको मूव करना चाहूं तो ये माउस के साथ ये मूव नहीं होगी। जब हम फोटो इंसर्ट कर लेते हैं तब हमको एक नया ऑप्शन एमएस वर्ड में मिल जाता है जिसका नाम है फॉर्मेट। ये वैसा ही है जैसे कि हमको जब हम टेबल इंसर्ट करते थे तो हमको डिजाइन और लेआउट दो ऑप्शन मिलते थे, इसी तरह से फॉर्मेट फोटो के लिए काम में लिया जाता है। तो फोटो जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे ये नया आइकन फॉर्मेट नाम से हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमको इस फोटो को एडिट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे एडजस्ट वाला जो सेक्शन है इसके अंदर हम बैकग्राउंड तक भी रिमूव कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हट जाए तो ऑटोमेटिक काम करता है ये। जस्ट क्लिक करेंगे और इसके ज्यादातर हिस्से जिसको इसने पिंक कर दिया है उसको वो रिमूव कर देगा। कुछ चीजें जो हमें चाहिए थी उसने उसे बैकग्राउंड समझ के रिमूव भी कर दिया है, ठीक है। तो इसको वापस लाने के लिए हम मेक एरिया टू कीप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इससे हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये वापस हमारा आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई एरिया हम हटाना चाहते थे पर वो ऑटोमेटिक वाले फंक्शन ने
इसको काम नहीं किया, मतलब जो एरिया रिमूव नहीं हो रहा है यानी कि मौजूद है, उसको सिलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन है, मतलब इस ऑप्शन का उल्टा ऑप्शन। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और कोई हिस्सा सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे इसका हाथ हटाना है तो हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये भी रिमूव वाले ऑप्शन में चला गया। अभी हम इसको अंडू कर देते हैं कि हमको वो तो ऑप्शन चाहिए ही। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन आप काम में लेके देख सकते हैं। और लास्ट में ऑप्शन बच जाता है आपका कीप द चेंज। हमको अगर तस्वीर में सारे हमको दिख रहा है कि इसने प्रॉपर बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया है और अब हमारी फोटो डॉक्यूमेंट में लगने के लिए तैयार है, तो हम कीप चेंजेस ये वाला ऑप्शन काम में लेते हैं और बैकग्राउंड एक क्लिक से हट जाएगा। ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर की अच्छी बात यह है कि इस तस्वीर को आप अपने कंप्यूटर में भविष्य में किसी और चीज के लिए भी काम में ले सकते हैं। जैसे कि कई फोटो ऐसी होती हैं जिनमें हमको बैकग्राउंड हटाना होता है, तो हमको उसके लिए बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हो रही होती है। इस सॉफ्टवेयर में भी ये ऑप्शन दे रखा है, आप सीधे सीधे 1 क्लिक में आप अपना बैकग्राउंड हटा सकते हैं और इस फोटो को राइट क्लिक करके सेव पिक्चर एज में जाके इस फोटो को सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप दूसरे किसी भी वेबसाइट पे या इसको किसी और सॉफ्टवेयर में काम में ले पाएं। ठीक है, सेव एज करेंगे तो आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। अब याद रखें, आपका अगर रिमूव्ड बैकग्राउंड वाला फोटो चाहिए आपको, तो उसका फॉर्मेट होता है PNG यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नॉर्मली सारी फोटो हमारी होती हैं JPEG। ये वाला ऑप्शन हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है, पर अगर हमें रिमूव्ड बैकग्राउंड वाली फोटो को इस्तेमाल करना है तो हमको पहले उसको PNG फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा, तब हम उसको रिमूव्ड बैकग्राउंड में करेंगे। अगर हमने JPG कर दिया तो ये सेव करेगा, तो ये बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करेगा, मतलब हमारी जैसी फोटो उठाई थी हमने वैसे की वैसी सेव कर देगा। बिना बैकग्राउंड वाली फोटो चाहिए तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स यानी कि PNG फॉर्मेट में यूज करना होगा। और यहाँ फाइल नेम में भी ब्लैंक आ रहा है, हम इसका कोई ना कोई नाम रख सकते हैं। पेंगुइन था तो P1 नाम रख देते हैं हम इसका। ठीक है, जिससे हमको पहचानने में आसान रहे कि ये पेंगुइन की फोटो है, और सेव। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं हमारे लाइब्रेरी के अंदर ये फोटो सेव हुई है या नहीं। Windows+D यानी कि हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब हम अपने विंडोज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको ये लिस्ट मिलेगी, इसमें पिक्चर्स नाम से ऑप्शन मिलेगा और यहाँ रहा P1। यहाँ हमारी फोटो आ चुकी है P1, वो भी बिना बैकग्राउंड के। ये हमने एडोबी इमेज रीडर में खोला है, तो ये हमको बॉक्सेस में बता रहा है कि यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप कोई बैकग्राउंड डालना चाहें तो इसमें आसानी से नया कोई बैकग्राउंड डाल सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है इसमें करेक्शन। करेक्शन में क्या करता है, जैसे हम इसको आजकल यूज करते हैं फिल्टर्स वगैरह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के कलर करेक्शंस कर सकते हैं कि किसी में ब्राइटनेस कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में शार्पनेस कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो इनको एक एक करके आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं आपके फोटो के लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या है। ये थोड़ा सा ब्लर कर दिया पहला ऑप्शन, ये थोड़ा सा शार्प हो गया, शार्पनेस की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो शार्पनेस बढ़ाता है। अगर आपको फोटो को तीखी या शार्प रखनी है तो सबसे आगे की वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा ब्लरी चाहिए आपको, धुंधला सापन चाहिए तो आप इस तरफ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट भी दे रखा है। इसके कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐसे ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। यहाँ पे आपके फोटो पे जो शेड सुटेबल लगे आपको वो आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जैसे ही हम माउस से मूव करते हैं हमको ये अपनी फोटो में वो इफेक्ट लगा के दिखा देता है कि आपका ऐसा लगेगा, और माउस हटाते ही वो नॉर्मल फोटो कर देता है वापस से कि हमारी फोटो रियल में तो ऐसी है, पर माउस ले जाते ही आपको वो दिखा देगा कि अगर ये वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं आप तो इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो अभी हमारी फोटो बिल्कुल परफेक्ट है, हमको कोई भी करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है कलरिंग। कलरिंग भी उसी तरह का है, फिल्टर जैसा ही है। इमेज के लुक में आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी टोन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से रिकलरिंग वाले ऑप्शन भी आप काम में ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर। इसमें क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कई बार हम बड़ी साइज की पिक्चर ले लेते हैं। बड़ी साइज मतलब उसकी KB और MB की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि इमेज की साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ी है और वो ज्यादा जगह घेर रही है तो हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट बल्कि बना देती है, मतलब बहुत
हैवी बना देती है, नॉर्मली इधर से उधर मूव करने या मेल करने में ये दिक्कत देता है। तो हम चाहें तो हमारे फोटो को हम यहाँ से कम साइज का भी बना सकते हैं। जैसे मेलिंग के लिए 96 ppi मिनिमम साइज होता है, तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी ppi यानी कि पिक्सेल्स पर इंच, ये आपका 96 हो जाएगा। या वेबसाइट के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए या प्रोजेक्टर पे चलाना हो तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका ही रिजोल्यूशन लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर तब काम आता है जब हम फोटो को ही बदलना चाहते हैं, हमें ये फोटो पसंद नहीं आ रही, हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर से हम कोई दूसरी फोटो उठा लें। तो चेंज पिक्चर पे जाएंगे, वही हमारी जहाँ पे पिछली फोटो हमने उठाई थी वही विंडो खुल जाएगी और हम वहां से दूसरी कोई फोटो जो भी रखी हो, जैसे अभी मैं देखता हूँ ये कोवाला, ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, मैंने क्लिक किया, यहाँ फाइल नेम में कोवाला आ गया, इंसर्ट किया तो ये फोटो ऑटोमेटिक चेंज हो गई। अभी मुझे वापस पुरानी फोटो ही चाहिए तो मैं वापस से अंडू कर देता हूँ, उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z, तो हमारी पुरानी फोटो वापस से आ चुकी है। अगला ऑप्शन है, हमने बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं और हमने स्टार्टिंग में जैसी फोटो ली थी, हम चाहते हैं हमारे चेंजेस वापस से अंडू हो जाएं, यानी कि बदल के जैसे पहले थी फोटो एज इट इज सिंपल फोटो वैसी हो जाए, है ना। तो रीसेट पिक्चर कर देंगे और उसका साइज भी पहले जैसा हो जाए, तो रीसेट पिक्चर्स एंड साइज ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल मतलब अब इस फोटो के ऊपर हमको और कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि फ्रेम लगाना है, बॉर्डर लगाना है या फिर कोई इफेक्ट देना है। ठीक है, तो वो ऑप्शन हमको मिलेंगे पिक्चर स्टाइल्स में। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टाइल दे रखी है, पर ये सिर्फ 4 नहीं है, आपको पता ही है। यहाँ छोटा सा ये तीर दे रखा होता है, मतलब इसके अंदर और भी ऑप्शन होते हैं, मोर। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया तो सारे के सारे फ्रेम निकल के आ गए। ठीक है, ये सारे फ्रेम हैं। हमारी फोटो में हम कोई अच्छा सा फ्रेम लगाना चाहते हैं, जैसे ये ब्लैक बॉर्डर वाला मेरे को पसंद है, मैं ये लगाना चाहता हूँ। आप ये सर्कल वाला लगा सकते हैं, ये सर्कल में फोटो आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सर्कल में आ गया फोटो। मुझे सबसे अच्छा तो यही लग रहा है, तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बॉर्डर लग गया इस फोटो में। अब हम चाहते हैं कि बॉर्डर का कलर ब्लैक ना रहे, कुछ और हो जाए, तो हम उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें पसंद है। अभी हम ये पर्पल कलर का बॉर्डर इसमें रख लेते हैं। ठीक है, ये कलर पैलेट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमको मोर आउटलाइन कलर में और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम चाहते हैं रेनबो में या स्टैंडर्ड कलर, इसमें से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास तरह तरह की कलर की रेंज मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर तो बहुत सारी हैं। हमको यहाँ पे कोई जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ये नंबर याद रखते हैं, अभी जहाँ हमारा पोजीशन है वो यहाँ पर है। ठीक है, सेम टू सेम चाहिए होगा तो वो ये याद रखेंगे और इसको टाइप कर लेंगे, तो यही कलर अगली बार आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, इससे हम बॉर्डर का ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा बॉर्डर फिर से 100% पे रखने पे गायब हो जाता है और बीच में रखने पे थोड़ा सा आ जाता है और 0 पे रखने पे पूरी तरह से नजर आता है। इसी में ऑप्शन है, अगर हम बॉर्डर की लाइन को मोटा या पतला करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसकी मोटाई सेट कर सकते हैं, है ना। और डैश या डॉटेड लाइन का टाइप हम चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर की लाइन का, तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिस लाइन पे को मैं माउस से सिलेक्ट करता हूँ वही लाइन वहां पे आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिक्चर बॉर्डर। अब बात करते हैं पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में हम तरह तरह के इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे 3D इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट, है ना, 3D रोटेशन वाला इफेक्ट आ जाएगा इसमें, और बेवल यानी कि ये भी 3D का ही एक टाइप है। आपको एज जो है मतलब किनारे फोटो के वो धुंधले करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो फोटो के किनारे बहुत ज्यादा धुंधले हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो फोटो गायब ही हो गई 50 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे मामूली सी धुंधलाहट आएगी, यहाँ से 2.5 में थोड़ी ज्यादा धुंधली हो जाएगी हमारी फोटो, और 5 पॉइंट पे बहुत ज्यादा धुंधली हो जाती है।
ठीक है। नो सॉफ्ट एज कर दोगे तो वापस से वो इफेक्ट हट जाएगा। शैडो इफेक्ट में परछाई आ जाएगी, आपको फोटो में कोई परछाई चाहिए और वो कहाँ चाहिए, यहाँ से आप आउटर शेडो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इनर शेडो। ठीक है, यहाँ पे अंदर की फोटो की के अंदर परछाई का इफेक्ट आ रहा है और यहाँ पे बॉक्स जो हमने बना रखा है उसकी परछाई का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन है इसमें पिक्चर लेआउट। ये नॉर्मली स्मार्ट आर्ट जब हम यूज करते हैं, यानी कि कोई लेटर हेड या फिर ब्रोशर बना रहे होते हैं, उस समय ये काम आता है। इसमें जो भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारी फोटो में लग जाता है और पूरा का पूरा इफेक्ट उस तरह से लग रहा है, यानी कि हमारी फोटो तो यहाँ आ गई बॉक्स के अंदर और हमारा टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट जहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम अपना कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, ABCD जो भी है। ठीक है, तो अभी हमको ये इफेक्ट नहीं चाहिए, हम वापस से इसको अंडू कर देते हैं, Ctrl+Z। वापस से हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं और यहाँ पे आ रहा है अगला अरेंज नाम का सेक्शन। ठीक है, अरेंज में हम फोटो को अरेंज कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि हम अपनी फोटो को मूव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे भी हमारी फोटो मूव नहीं हो रही है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट में चिपकी हुई है वहां पे चिपकी हुई है ना। जैसे ये छोटी सी कर दी हमने, तब भी हम चाहें कि हमको इस फोटो को उठा के इस तरफ ले जाएं तो ये नहीं आएगी। ठीक है, पर अगर हम इसमें पोजीशनिंग से काम लें तो यहाँ पे तरह तरह की पोजीशनिंग दे रखी है, 9 तरह की। आपको डॉक्यूमेंट में फोटो ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में चाहिए या राइट साइड में या सेंटर में, या फिर नीचे की तरफ चाहिए आपको, राइट लेफ्ट या सेंटर। तो आप यहाँ से ये ऑप्शंस काम में लेके अपनी फोटो की पोजीशन सेट कर सकते हैं। और आपने एक बार इस फोटो की पोजीशन को सेट कर लिया, उसके बाद ये मूवेबल भी हो जाती है। आप इसको चाहें तो आपके हिसाब से मूव करवा सकते हैं माउस के माध्यम से। अब ये आसानी से आपको मूव करने देगी, पर याद रखें जब आपको ये इस तरह का प्लस वाला कर्सर दिखाई दे तभी ये मूव होती है। पोजीशन वाले ऑप्शन से हमको ये बेनिफिट मिला। तो अगला ऑप्शन है इसमें रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में ये छोटा सा एक तीर दे रखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रैप टेक्स्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। रैप टेक्स्ट क्या करता है, ये टेक्स्ट को इमेज के साथ प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में अगर टेक्स्ट और इमेज एक साथ हो तो वो किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, उसके लिए इसको काम में लिया जाता है। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। मैंने एक टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, उसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और जैसा कि आपको दिख रहा है टेक्स्ट ऊपर आते ही इमेज नीचे सरक गई। बाय डिफॉल्ट ये जो रैप टेक्स्ट होता है ये इन लाइन पे सिलेक्ट रहता है, मतलब फोटो एक लाइन की तरह व्यवहार करती है। जहाँ पे हमको ये इमेज चाहिए होती है वहां पे हमारी इमेज उस लाइन को हटा के आ जाती है। बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। इन लाइन का मतलब इमेज किसी सेंटेंस की एक लाइन की तरह व्यवहार करेगी और अगली लाइन से पहले इमेज ऑटोमेटिक लग जाएगी, है ना। अगला ऑप्शन है इसमें स्क्वायर, मतलब जो हमारी इमेज रहेगी वो स्क्वायर फॉर्म में रहेगी। स्क्वायर मतलब बॉक्स की तरह है ना। अभी हमारी इमेज बॉक्स की तरह है और जितनी जगह पे इमेज है वहां से उसने टेक्स्ट को हटा दिया है और टेक्स्ट ऑटोमेटिक बाकी की जगह पे फैल गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइट और थ्रो। ये दोनों लगभग सेम ही ऑप्शन होते हैं और इनका काम होता है जितने हिस्से में फोटो रखी होती है उसके अलावा बची हुई सारी जगह पे टेक्स्ट को समान रूप से फैला देता है, ताकि हमारी जरा सी भी जगह वेस्ट ना हो। हम जैसे जैसे इस इमेज को मूव करेंगे टेक्स्ट भी उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा और इमेज को छोड़कर बाकी सारी जगह पर टेक्स्ट भर जाएगा। मतलब इसमें जगह जो है वो बहुत सारी बचेगी। हमारी जितनी भी खाली जगह होंगी उसमें ऑटोमेटिक हमारा टेक्स्ट जो है वो अपने आप को फैला के उस जगह को भर देगा, है ना। जैसा आपने अखबारों में देखा होगा बहुत सारी जगह होती है जो वेस्ट नहीं होती और इमेज जो है उसके अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट पूरा फैल जाता है। जैसे अभी दिख रहा है, हम इस इमेज को थोड़ा सा उठा के यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ने अपने आप को इमेज के हिसाब से फैला लिया, है ना। जहाँ पे पेंगुइन है वहां पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है और जहाँ पे पेंगुइन नहीं है मतलब खाली जगह है, क्योंकि हम इस इमेज का बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। ठीक है, तो बची हुई जगह में ऑटोमेटिक टेक्स्ट फैल गया है। थ्रो से क्या होता है, थ्रो से भी सेम टू सेम यही चीज मिलेगी आपको, ज्यादा कुछ इसमें अंतर समझ में नहीं आएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन लगभग सेम है। अगला ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम। मतलब नाम से ही पता चल रहा है टेक्स्ट ऑटोमेटिक फोटो के ऊपर या नीचे बट जाएगा। मतलब जहां पे फोटो है वहां पे कोई टेक्स्ट नहीं रहेगा, टेक्स्ट या तो इमेज के ऊपर रहेगा या इमेज के नीचे रहेगा।
अगला ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट। इसमें इमेज जो है टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, मतलब जहां पे इमेज है वहां पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, यानी कि टेक्स्ट तो अपनी जगह पे ही रहेगा, इमेज उसके पीछे छुप जाएगी, है ना। अगला ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब फोटो जो है टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगी, यानी कि अब टेक्स्ट छुप जाएगा और इमेज आगे रहेगी, इमेज आगे और टेक्स्ट पीछे, यानी टेक्स्ट का कुछ हिस्सा इमेज के माध्यम से छुप भी सकता है इसमें, है ना। जैसे अभी दिख रहा है हमको कुछ कुछ अक्षर अब पढ़ने में नहीं आ रहा, जैसे ये सॉफ्टवेयर लिखा था पर इसका सिर आ गया, यहाँ पे हमको टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। अगला ऑप्शन है एडिट रैप, यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, एंकर पॉइंट बोलते हैं इनको, हम इनको लंबाई चौड़ाई एडजस्ट करके टेक्स्ट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। जहाँ पे हम इसको ऊपर ले गए तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक हट गया, अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो उस जगह पे खाली जगह हुई और टेक्स्ट ऑटोमेटिक भर गया। अगर हमको इधर वाला करना है तो इधर से टेक्स्ट हट गया और वो इमेज का पोर्शन कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अरेंज के अंदर अगला ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, यानी कि यहाँ किसी चीज को आगे या पीछे ले जाने की बात हो रही है। तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ हमको 2 फोटो की जरूरत पड़ेगी। अभी हमने पेंगुइन वाली फोटो ले रखी है और एक और फोटो हमको इस ऑप्शन को समझने के लिए इंसर्ट करानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं वापस इंसर्ट ऑप्शन की तरफ। इंसर्ट के अंदर गए, पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया, अब हम सैंपल पिक्चर में ही वापस जाते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट हमें हर कंप्यूटर में मिल जाती हैं, और यहाँ हम दूसरी कोई फोटो ले आते हैं, है ना। ये कोआला की फोटो में ले आता हूँ और इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट करते ही एक पेज पे तो पेंगुइन की फोटो आ गई और दूसरे पेज पे कोआला की। हम चाहते हैं दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएं, तो पहले मैं इस पेंगुइन को छोटा कर देता हूँ, है ना। तो आपको दिख ही रहा है कि दूसरी फोटो अपने आप छोटा होते ही बची हुई जगह पे आ गई है। इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना। ये कॉर्नर को पकड़ के जब हम माउस से ड्रैग करते हैं तो ये छोटा बड़ा हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इस साइज का कर देता हूँ, दोनों को लगभग सेम साइज के हो गए हैं, ठीक है। और पोजिशनिंग में इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है, और इसको भी इस साइड रख देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास 2 फोटो हैं। मान लो ये दोनों फोटो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, यानी कि ये पारदर्शी वाली पेंगुइन की फोटो जहां पे है वहां पे ये कोआला की फोटो भी थोड़ी सी आ रही है ना। तो हम इस कोआला की फोटो को थोड़ा आगे रखना चाहते हैं और पेंगुइन को पीछे छुपाना चाहते हैं। तो कोआला की फोटो को क्लिक करके हम ब्रिंग फॉरवर्ड इस पे करेंगे तो पेंगुइन पीछे चली गई, देखो पेंगुइन छुप गई है और कोआला की फोटो आगे आ गई है। और इसी कोआला की फोटो पे अगर हमको पीछे ले जाना है तो सेंड बैक इस पे क्लिक करेंगे तो कोआला की फोटो पीछे चली गई और पेंगुइन वापस आगे आ गई, ठीक है। मतलब इसको फोटो 2 फोटो अगर हैं और ओवरलैप कर रही हैं तब हमको आगे कौन सी रखनी है और पीछे कौन सी रखनी है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम, सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल क्या करता है, साइड में एक ऐसी विंडो खोल देता है, ठीक है, जहां पे हमारी जितनी भी फोटो हमने इंसर्ट कर रखी हैं उसको वो दिखाता है पैनल के माध्यम से। अभी पिक्चर 1 इंसर्ट है और पिक्चर 3 इंसर्ट है, ठीक है। यहाँ पिक्चर 1 2 3 हो सकती हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे है वो छुपी हुई फोटो, मतलब पीछे की तरफ फोटो है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे आगे रहेगी, मतलब और नई फोटो जो भी लाएंगे वो उनके पीछे जाती जाएगी, ठीक है। तो अगर हमको ये कोआला की फोटो नहीं दिखानी है तो देखो यहाँ पे हर फोटो के आगे आंख बनी हुई है। अगर ये पिक्चर 3, इसका मैं यहाँ से रीनेम भी कर सकता हूँ कोआला, ठीक है। तो दूसरी फोटो का नाम रख देते हैं हम पेंगुइन, एंटर, ठीक है। तो अब हमें पता चल रहा है कि कौन सी फोटो किसकी है। कोआला की फोटो ये है और पेंगुइन की फोटो ये। अभी हमको दिख रहा है कि पेंगुइन सबसे टॉप पे है, यानी कि वो सारी फोटो को छुपा सकती है और जो भी नई फोटो आएंगी या फिर जो नीचे रहेंगी वो फोटो ऊपर वाली फोटो से ढकी रहेंगी, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि कोआला की फोटो सबसे आगे रहे और पेंगुइन या दूसरी कोई भी फोटो है वो पीछे चली जाएं। तो हम कोआला की फोटो पे क्लिक करके रीऑर्डर वाले ऑप्शन से हम उसको ऊपर की तरफ वाले तीर पे क्लिक करके ऊपर भेज सकते हैं। मतलब अब आपको दिख रहा है कि पेंगुइन पीछे चली गई और कोआला आगे आ गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन एक सिंपल सा ऑप्शन है, कौन सी फोटो आगे रखनी है, कौन सी उससे छुपानी है और कौन सी पीछे रखनी है, यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट। जो भी फोटो क्लिक रहेगी, यानी कि अभी हमारा सिलेक्शन इस पे है, इस फोटो से रिलेटेड हम इसका अलाइनमेंट पेज पर कर सकते हैं। जैसे कि हमको अलाइनमेंट इसको लेफ्ट साइड में करना है, पेज में ये लेफ्ट साइड में रहे तो ये लेफ्ट साइड में चली गई, सेंटर में रहे तो सेंटर में आ गई, और राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में चली गई। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अलाइनमेंट के बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अलाइनमेंट टॉप, मिडल और बॉटम। टॉप पे करेंगे तो पेज के ऊपर पहुंच जाएगी, मिडल करेंगे तो पेज के बीच में पहुंच गई, और बॉटम करेंगे तो पेज में नीचे की तरफ पहुंच गई है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखते हैं हम, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब दो फोटो को मिलाकर एक ही फोटो में बदल देना। जैसे कि हमारी ये दो अलग अलग फोटो हैं, हम चाहते हैं कि ये दोनों मिल जाएं और एक ही फोटो की तरह व्यवहार करें। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल की के साथ हम सबसे पहले पहली फोटो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे और दूसरी फोटो को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी क्लिक कर देंगे। तो अब ये दोनों फोटो ही सिलेक्ट हो गई हैं। बिना कंट्रोल की को क्लिक किए आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। या तो पहली सिलेक्ट होगी, अगर दूसरे पे क्लिक कर देंगे तो दूसरी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर कंट्रोल की को दबा के आप प्रेस करेंगे तो दोनों सिलेक्ट होंगी। ठीक है, अब दोनों फोटो सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो हमारा ये जो ग्रुपिंग वाला ऑप्शन था वो भी अब हाईलाइट हो चुका है, मतलब एक्टिव हो चुका है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे और ग्रुप ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे क्या हुआ, अब ये जो बॉर्डर है वो दोनों फोटो के ऊपर लग चुकी है। इसका मतलब दोनों मिलके एक ही फोटो में कन्वर्ट हो गई हैं और फॉर्मेट के अब दो ऑप्शन आ चुके हैं। दूसरे फॉर्मेट में बिल्कुल अलग ही ऑप्शंस नजर आ रहे हैं हमको, और पहला ऑप्शन जो है वो तो हमारा हमने अभी जैसा समझा है वैसा ही नजर आ रहा है। यहाँ पर हमको इस ऑप्शन से हम ये सारे ऑप्शन, इस फॉर्मेट ऑप्शन से हम फोटो से रिलेटेड जितनी भी एडिटिंग वाले ऑप्शन है वो काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मेटिंग पे ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें फ्रेम वगैरह किस तरह काम करेगा ग्रुपिंग के अंदर। ठीक है, फ्रेम पे हम जाएंगे और कोई भी एक ब्लैक कलर का फ्रेम हमने सिलेक्ट किया, तो देखो एक साथ दोनों फोटो पे फ्रेम लग गए। फिल्टर लगाना चाहेंगे तो कलरिंग पे जाके हम कोई भी फिल्टर लगाएंगे तो एक साथ दोनों फोटो पे हम वो वाला फिल्टर लगा सकते हैं। इस तरह से ये ग्रुपिंग वाला ऑप्शन काम करता है। ग्रुपिंग के अंदर फॉर्मेट का ये जो दूसरा ऑप्शन है ये इसकी शेप से रिलेटेड काम करता है, मतलब शेप के अंदर हम कोई चेंजेस लाना चाहें तो हम यहाँ से ला सकते हैं। फोटो क्या है, शेप के अंदर है, तो शेप की जो सेटिंग्स होती हैं वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम जब हम इंसर्ट के अंदर शेप पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे, इन ऑप्शन में क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने ग्रुपिंग कर दी, अब हम चाहते हैं कि वापस अनग्रुप हो जाए, मतलब दोनों फोटो अलग अलग हो जाएं, अलग अलग व्यवहार करें। तो हम वापस उसी ऑप्शन में, ग्रुपिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और अनग्रुप कर देंगे, तो दोनों फोटो वापस से अलग अलग हो गई। ठीक है, और अगला ऑप्शन है फॉर्मेट में क्रॉपिंग। क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो चारों तरफ ये ब्लैक कलर के बॉर्डर्स आ जाते हैं। इन बॉर्डर का मतलब है हम इस बॉर्डर को पकड़ के सरका देंगे तो इतनी फोटो हमारी सिलेक्ट हो गई, यानी कि इतनी ही फोटो हमारी रह गई, बाकी की फोटो उड़ चुकी है, पर अभी उड़ी नहीं है जब तक कि हम एंटर न दबा दें। तो एंटर करते ही जितना हमने सिलेक्ट किया था उतनी ही फोटो बची, बाकी की फोटो पूरी डिलीट हो गई। ठीक है, किसी फोटो के किसी पार्ट को क्रॉप करने के लिए ये ऑप्शन काम में लिया जाता है, क्रॉप टू शेप। ऐसा कर देंगे तो एक शेप के अंदर क्रॉप हो जाएगी ये फोटो। अगला ऑप्शन है इसमें एस्पेक्ट रेशो। रेशो मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, है ना, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई हमको चाहिए, उसका रेशो क्या होना चाहिए। नॉर्मली स्क्वायर चाहते हैं तो 1/1, है ना, इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बड़ा हिस्सा चाहिए स्क्वायरिंग में तो आप इसको बड़ा हिस्सा कर सकते हो। एंटर करोगे तो आपकी वो फोटो आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो ये पिक्चर टॉपिक आपका होता है यहाँ पे खत्म। तो दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं, और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दें।